नमस्कार, मैं शीतल शर्मा और आप देख रहे हैं डिबेट दमदार ललकार। इंडिया गठबंधन की दीवार अब दरकने लगी है। कभी हरियाणा तो कभी महाराष्ट्र चुनावी हार ने इंडिया गठबंधन की नींव को हिलाकर रख दिया है। महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे आते ही विपक्षी एकता की हवा निकलने लगी है। इंडिया गठबंधन के घटक दल जिस तरह की सियासत कर रहे हैं, उससे साफ लग रहा है कि विपक्षी एकता के पुर्जे ढीले हो गए हैं। इंडिया गठबंधन की दरार उस वक्त और बड़ी हो गई जब अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने महाविकास आघाड़ी से अपना रिश्ता तोड़ लिया। वजह बनी मुगल शासक बाबर के आदेश पर बनाई गई मस्जिद, यानी बाबरी मस्जिद। जी हां, उद्धव ठाकरे की शिवसेना के एक नेता ने बाबरी मस्जिद पर ऐसा पोस्ट किया जिससे विपक्षी एकता बिखरती हुई नजर आ रही है। इधर सपा के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव राम गोपाल यादव ने महाराष्ट्र में सपा के एमवीए छोड़ने वाले बयान पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि वहां के लोग जिस तरह के बयान दे रहे हैं वो नहीं देने चाहिए। रामगोपाल यादव ने आगे कहा कि समझौता जब होता है तो कई बातें ऐसी होती हैं जिनको नहीं कहा जाता है। अब बयान दिया है तो वहां की उद्धव ठाकरे की शिवसेना को उनको रोकना चाहिए था या फिर कहना चाहिए था कि यह हमारी पार्टी का बयान नहीं है। हालांकि यह सिर्फ सपा और यूबीडी के बीच का मामला नहीं है। इससे पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने की इच्छा भी जताई थी, जिसके बाद देश की राजनीति गरमा गई है। ममता बनर्जी के बयान को लेकर सत्ता पक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधता हुआ नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी ने खुलकर ममता का समर्थन किया है। बीजेपी आलोचना कर रही है कि इंडिया अलायंस में शामिल पार्टियों को राहुल गांधी के नेतृत्व पर अब भरोसा नहीं रहा है, इसलिए अब ये नेतृत्व बदलना चाह रहे हैं। आज इसी पर बातचीत करेंगे, हमारे साथ कुछ खास एक्सपर्ट जुड़ेंगे, लेकिन पहले जरा आपको हम ग्राफिक्स के जरिए कुछ चीजें समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर इंडिया गठबंधन में जो टूट है ये क्यों है, इसके पीछे रीजन क्या है, क्या ये जो गठबंधन है वो बिखर क्यों रहा है। देखिए, महाराष्ट्र में एमवीए से सपा अलग हो चुकी है, ये आप भी जानते हैं। अन्य राज्यों में भी कुछ हाल ऐसा ही देखने को मिल रहा है। बाकी राज्यों में आप भले ही गठबंधन के साथ हो, आम आदमी पार्टी, मगर सियासत में कभी ऐसा दिखा नहीं। अलग अलग दिख रहे हैं, अपनी अपनी नाव पर सवार हैं। 2025 में दिल्ली में चुनाव होने हैं और ये कांग्रेस ने, आम आदमी पार्टी ने साफ किया है कि हम साथ नहीं लड़ेंगे, हम अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। ये तमाम वजहें हैं। केजरीवाल का अकेले लड़ने का ऐलान, ये भी हमने देखा। केजरीवाल ने ये भांप लिया कि अगर कांग्रेस के साथ रहूंगा तो कांग्रेस के साथ रहकर बहुत नुकसान होगा, इसलिए अलग चुनाव लड़ेंगे। ममता भी गठबंधन से दूर दिख रही है। हमने देखा संसद सत्र के दौरान ममता किस तरह से दूर दिखाई दे रही थी। बंगाल में ममता ने अलग चुनाव लड़ा, देखिए बंगाल में भी ममता ने अलग चुनाव लड़ा। हरियाणा में कांग्रेस आम आदमी पार्टी ने अलग चुनाव लड़ा, वहां पर भी एक साथ चुनाव नहीं लड़ा। हरियाणा में यह तस्वीर आई और उसके बाद उसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा। अब तो गठबंधन के नेतृत्व पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। भाई, लीडर नहीं है हमारे पास। कमान अपने हाथ लाने में इस वक्त ममता बनर्जी जुटी हुई है। ममता बनर्जी ने कि कई नेताओं ने यह बयान दिया है कि ममता बनर्जी इस गठबंधन की कमान संभाल सकती हैं, वो सकुशल हैं, वो नेतृत्व कर सकती हैं। अब जरा सुनिए आदित्य ठाकरे और राम गोपाल यादव ने क्या कुछ कहा है। तो बिल्कुल एक था, लेकिन ये है कि वहां पर संदेह तब बड़े पैमाने पर हुआ जब लोग कहने लगे कि हमारी पोलिंग पे वोट हमने सब कांग्रेस। गठबंधन तो बिल्कुल एक था, लेकिन ये है कि वहां पर संदेह तब बड़े पैमाने पर हुआ जब लोग कहने लगे कि हमारी पोलिंग पे वोट हमने सब कांग्रेस को दिए और वोट कांग्रेस को कोई नहीं निकला, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी तो है ही। और आजकल टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट हो गई है कि जब वो राज्यों के, जब अमेरिका का राष्ट्रपति ये कह सकता था, वो जब पहले ट्रंप हारे थे कि पुतिन ने हमारा चुनाव हरवा दिया, रूस के उसने अपनी टेक्नोलॉजी से इधर उधर करके, तो ये तो बहुत मामूली चीज है। नहीं, राहुल गांधी तो अब भी इंडिया गठबंधन के नेता नहीं जी। तो ममता बनर्जी के बयान को किस तरह से देखते हैं? ममता बनर्जी ये कोई भी कह सकता है कि तो अच्छा, सब राजनीति में कोई साधु संत तो बन के आते नहीं, सब पद चाहते हैं और वो ये देख रहे हैं। संभवतः उन्होंने इसलिए कहा होगा कि चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा के चुनाव हो,
कांग्रेस ने कहीं अच्छा परफॉर्म कर नहीं पाया। देखिए, मैं उन पे ज्यादा बयान नहीं देना चाहता। वो कभी कभी भाजपा की बी टीम यानी यहाँ क्या अखिलेश जी के नहीं, अखिलेश जी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ के जो है वो कभी कभी भाजपा की बी टीम की जैसे बर्ताव करते हैं वो हमने पहले भी देखा है। और इस चुनाव में भी मुझे ज्यादा बोलने के लिए आप इस पे ना लाइए। उन्होंने किसकी मदद की, कैसे मदद की, तो सबको जाहिर है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि कल का जो ट्वीट था वो पहले भी करते हैं, लेकिन हमारा जो हिंदुत्व है स्पष्ट है। हमने कभी ये नहीं कहा कि हम हिंदुत्ववादी नहीं है। हमारा हिंदुत्व घर में चूल्हा जलाने वाला हिंदुत्व है, हाथ को काम देने वाला हिंदुत्व है, हृदय में राम और हाथ को काम, ये करने वाला हिंदुत्व। और हम स्पष्ट है, हमारा हिंदुत्व सबको साथ में लेके चलने वाला है। यानी कहा था भाजपा ने सबका साथ सबका विकास, लेकिन हम सबका साथ सबका विकास असल में कहते हैं और करते हैं। तो आपने दो नेताओं को सुना, लेकिन समाजवादी पार्टी किस तरह से महाराष्ट्र में यानी एमवे से अलग हो चुकी है, जिसको लेकर आदित्य ठाकरे ने भी कहा कि ये तो बीजेपी की बी टीम नजर आ रही है। हमने देखा चुनाव में कितना हमारी सहायता की गई, कितना हमारा साथ दिया गया। अब देखिए इंडिया गठबंधन की राहें अब ऐसे चली जा रही हैं, अलग अलग हो रही हैं। उसका कितना असर इंडिया गठबंधन के आने वाले भविष्य पर पड़ेगा और इसका कितना फायदा जो इस वक्त सरकार में है, केंद्र सरकार में है एनडीए का गठबंधन, उसको होने वाला है। ये बड़ा दिलचस्प सवाल है। आज इन्हीं सवालों के साथ हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं जो एक एक कर जवाब भी देंगे और उन्हीं से जानने की कोशिश भी करेंगे कि आखिर इंडिया गठबंधन में क्या वाकई में नेतृत्व की कमी है, लीडर की कमी है, जिस वजह से राज्यों में हार मिल रही है। चलिए जरा बात करते हैं। संजय कृष्णा जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं। इसके साथ साथ योगेश कुमार सोनी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, वो भी हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं। दोनों हमारे साथ संदीप कुमार जी हैं, योगेश जी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे, वो भी उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन फिलहाल दो मेहमानों के साथ मैं आज की चर्चा को शुरू करना चाहूँगा। बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, इस खास विषय पर जुड़ने के लिए। संजय जी आप ही से शुरुआत करना चाहूँगा, क्योंकि हम कई समय पर इन मुद्दों को लेकर बातचीत की है। चुनाव से पहले भी हम इस पर बातचीत कर रहे थे। क्या वजह मान रहे हैं आप इंडिया गठबंधन की इस दरार के बीच? मुद्दे अलग होना, अपने अपने मुद्दों पर बात रखना, या वाकई में गठबंधन में नेतृत्व की कमी है? क्या वजह है? और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी हो रही है महाराष्ट्र के अंदर, हरियाणा में ईवीएम की गड़बड़ी हुई, इस वजह से बीजेपी चुनाव जीती, और वही महाराष्ट्र में हुआ, वहाँ पर भी जो गठबंधन था, बीजेपी के सहयोगी दल थे, वो चुनाव जीते। आप क्या वजह मान रहे हैं इस इंडिया गठबंधन की दरार के बीच में? देखिए, इंडिया गठबंधन में दरार जो है वो इंडिया गठबंधन, आपको अगर ध्यान होगा तो लोकसभा इलेक्शन को ध्यान में रख के ये गठबंधन बनाया गया था। और उस समय भी बहुत हद तक स्पष्ट था कि क्षेत्रीय जब चुनाव होंगे तो ये लोग फ्लाई ऑन देयर ओन वाली बात पे रहेंगे। हर कोई अपने अपने मुद्दे पे अपने अपने क्षेत्र में लड़ेंगे और वही ये कर रहे हैं। ऐसा कुछ नया और अनोखा नहीं हो रहा है इंडिया गठबंधन के अंदर कि इंडिया गठबंधन आपको फिर से एकजुट दिखेगा अगली लोकसभा इलेक्शन में। फिलहाल ममता बनर्जी तो नेतृत्व की मांग कर रही है। नेतृत्व देखिए, इंडिया गठबंधन में नेतृत्व पहले भी किसका था? कांग्रेस का कोई नेतृत्व थोड़ी था। क्या कांग्रेस की बात कोई सुन रहा था? नेतृत्व आज ममता बनर्जी को नेता बना दीजिए, बात कोई किसी की नहीं सुनने वाला। ये आप अच्छे से जानते हैं कि नेता कोई भी बनेगा, सब अपने आप में सुरमा है, सब अपनी अपनी चलाएंगे, कोई नेता बन जाए फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि ये कोई पार्टी तो है नहीं, एक अलायंस है। और एक अलायंस में किसी की तभी सुनी जाती है जब उसका कद बहुत बड़ा होता है। ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल के बाहर कुछ नहीं है, अरविंद केजरीवाल दिल्ली पंजाब के बाहर कुछ नहीं है, इसी तरीके से अखिलेश यादव यूपी के बाहर कुछ नहीं है। महाराष्ट्र चले जाएंगे तो वहां सब क्षेत्रीय पार्टियां अपने अपने क्षेत्र में सब सिकंदर है। पर जब नेशनल लेवल की बात आती है तो इनके पास एक कांग्रेस बड़ी पार्टी है, पर कांग्रेस की जो फिलहाल स्थिति है वो बहुत दयनीय या बदतर स्थिति में चली गई है, जो कि वो हर जगह अपना सिर्फ फेस वैल्यू बचाने में लगे हुए हैं। हर जगह बी टीम बने हुए हैं। हर क्षेत्रीय जहां भी चुनाव होते हैं राज्यों के, वहां वो बी टीम का ही रोल प्ले करते हैं। इक्का दुक्का राज्य बच गए हैं जहां पे वो फुल फ्लेजेड अभी सोलो प्ले करते हैं। वो भी उनके हाथ से धीरे धीरे जमीन खिसकती ही दिखाई दे रही है। तो इस परिस्थिति में ये गठबंधन में, किसी भी गठबंधन में तभी चीजें सही चलती हैं जब एक स्ट्रांग बंदा उसको लीड कर रहा होता है। तो यहाँ सारे इक्वली स्ट्रांग हैं। यहाँ कोई ऊपर नहीं है कि मैं ऊपर हूँ ये नीचे है तो मैं ऊपर से जो बोलूंगा मेरी बड़े भाई वाली भूमिका हो जाती है कि घर में बड़ा भाई होता है तो उसकी सब सुनते हैं। पर यहाँ बड़ा भाई कोई नहीं है, सारे जुड़वा तिड़वा चौड़वा जो भी कहिए, जो भी शब्द इसको दीजिए, सब बराबर ही होते हैं। तो यहाँ कोई किसी की सुनेगा नहीं। इसलिए ये सिर्फ एक
मतलब आप कहिए कि एक तरह से लोकसभा के लिए एक इन्होंने वो बनाया था कि अगर हम ये अकेले तो कोई मोदी को हरा नहीं सकता, हम सब मिलके अगर खड़े हो जाए तो एक मिलीजुली सरकार केंद्र में बना लेंगे। अगर बन जाती ना मिलीजुली सरकार केंद्र में, तो ऐसी ऐसी ढुलमुल सरकार चल रही होती कि आप परेशानी हो जाती पूरी लेकिन जनता। संजय जी, कि उसके हो क्या बाद रहा है भी काम। एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन के नेतृत्व के बीच क्या अंतर आपको दिखाई देता है? देखिए एनडीए गठबंधन में तो साफ है ना, बीजेपी अगर आप उसको परसेंटेज में लेंगे तो इंडिया एनडीए गठबंधन के अंदर बीजेपी 70-75% स्टेक होल्डर है। ठीक है, बाकी 20-25% में सारी पार्टी आ जाती है, तो किसी को कुछ बोलने का अधिकार नहीं रह जाता। ठीक है। सब चाहते हैं कि चलो ठीक है, जैसे ये चल रहा है पीछे पीछे चलेंगे, हम अलग हो गए तो हमारा वजूद ही मिट जाएगा। तो ये चीज जब तक नहीं आएगी दिमाग में, इंडी गठबंधन के अंदर कोई इतना बड़ा धड़ा नहीं बनेगा जो मोर देन 50% स्टेक होल्ड करता हो, तब तक संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है। और ये आप मैं बार बार कह रहा हूँ, ये इंडी गठबंधन का जो अलायंस था ये लोकसभा स्पेशलाइज्ड था, ये विधानसभाओं के लिए था ही नहीं कभी। लोकसभा में भी देखिए ममता बनर्जी ने कहा कांग्रेस को अपने यहाँ लिया, पंजाब में कहा आम आदमी पार्टी ने उसको अपने साथ लड़ने दिया, 16 ही गए वो। लोकसभा में भी एकजुट होने के बाद भी वो एकजुट पूरी तरीके से नहीं थे। पर हाँ, चूंकि उनको बीजेपी को एनकाउंटर करना है तो अपने आप को एकजुट दिखाने के लिए कुछ कहना है, ऐसा नहीं है अपनी अपनी बातें तो ये करेंगे। ये गठबंधन से क्यों अलग हो गए? लोकसभा से पहले नहीं था संजय जी, समाजवादी पार्टी को सूट नहीं करा। ऐसा नहीं कि लोकसभा से पहले ये गठबंधन नहीं था, लोकसभा से अलग हो गए। लोकसभा से पहले भी गठबंधन था, बस फर्क इतना था कि नाम अलग था, यूपीए के नाम से जाना जाता था। एक नई पहल के साथ लोकसभा के अंदर आए, वो इसलिए क्योंकि 2014 के बाद जब विपक्ष की पावर नहीं रही तो वो एकदम से बिखर गए। गठबंधन पहले भी था, नाम सिर्फ अलग था। बिल्कुल, लेकिन और पार्टियां अलायंस में आई ना, जैसे ममता बनर्जी यूपीए का पार्ट नहीं थी, पूरी फुल फ्लेजेड, उन्होंने बाहर से समर्थन देकर सरकार बनाया था। वैसे समाजवादी पार्टी भी पार्ट नहीं था। अभी ये जब अलायंस हुए तो अपार्ट देन एनडीए जितनी पार्टियां बची थी ऑलमोस्ट सारी एक जगह पर आके खड़ी हो गई कि चलो हम सब मिल जाते हैं तो कुछ बात बनेगी। अच्छा, आप देखिए कि नीतीश कुमार इन सबको एक करने में सबसे अहम भूमिका निभा रहे थे, पर जैसे ही वो चले गए उसके बाद फिर वही कहानी हो गई कि भाई अब कोई संयोजक तो है नहीं। तो क्या आज अपनी बातें कर रहे हैं? अगर नीतीश कुमार वहीं पर रहते, उस समय सूझबूझ के साथ इंडिया गठबंधन के बाकी नेताओं ने कदम उठाया होता तो अभी का परिदृश्य कुछ अलग होता लोकसभा चुनाव में। बिल्कुल, अगर नीतीश कुमार होते तो कुछ और होने के चांसेस थे, लेकिन नीतीश कुमार क्यों थे वहां आप जानते हैं। नीतीश कुमार ने बिहार में क्या किया? तेजस्वी यादव ने कहा चाचा आप केंद्र संभालेंगे, ये हमारे को देके जा रहे हैं। तो नीतीश कुमार की एक इच्छा थी कि मैं इस गठबंधन के सहारे पीएम बनूंगा। बट जब बात आगे बढ़ने लगी और जब ये समझ में आ गया कि पीएम पद के लिए मैं दावेदार हुई नहीं, ये नहीं तैयार होंगे, ये कहीं ना कहीं राहुल गांधी को आगे कर रहे हैं सारे, तो फिर वो धीरे से उन्होंने कहा कि मैं अपना बिहार बचा लूं, स्टेट केंद्र तो मेरे हाथ में आएगा नहीं। तो वो धीरे से वापस इधर आ गए और उन्होंने अपना सीएम मोड बचा लिया। पीएम मोड का सपना उन्होंने तकिए के नीचे डाल दिया कि भाई चलो अब जो बचा है वो इसी में चलाते हैं, आगे ही छोड़ देते हैं। वो निकल गए। उनके निकलते ही जिसने सबसे ज्यादा प्रयास किया सब लोगों को बातें करके इकट्ठा एक मंच पर लेके आए, जब वही चला गया तो बिखरना तो था ही। क्योंकि बाकी सारे लोग तो वैसे भी एक नहीं थे, दिमाग सबका, मन सबका, सोच सबकी विचारधारा बिल्कुल एक नहीं थी। तो वो अलग अलग विचारधाराओं के लोग, अलग अलग समुदायों से सपोर्ट लेने वाले लोग, उनको जो सूट करता है उसके हिसाब से बात करते हैं। मैं वही कह रहा था कि एमडीए से समाजवादी पार्टी क्यों निकली, क्योंकि वहां पर जैसे ही मुसलमानों के खिलाफ कट्टरवाद की आ गई, हिंदुत्व की आ गई, मैं इसमें शामिल नहीं, वो एकदम से सीधा से निकला। ऐसे ही सब निकलते हैं, जैसे ही जिसको बात सूट नहीं करती वो तुरंत हट जाएगा, उस चीज से किनारा कर लेगा। ठीक है, ओके संदीप जी, मैं आपसे अब जानने की कोशिश करूंगा, जिस तरह से संजय जी ने कहा, काफी अहम बातें इन्होंने कही, आप कितना सहमत हैं? क्या वाकई में इंडिया अलायंस सिर्फ और सिर्फ 2024 लोकसभा चुनाव के आधार पर बना था कि ठीक है प्रधानमंत्री मोदी को हराना है, बीजेपी को हराना है, केंद्र से हटाना है, लेकिन वो नहीं हुआ। अब राज्यों में अलग अलग अपने अपने मुद्दे हैं, अपनी अपनी विचारधारा है, और वही महाराष्ट्र के अंदर भी देखने को मिला, जहां पर समाजवादी पार्टी एमवे से अलग हो गई, क्योंकि जिस तरह का पोस्ट सामने आया हिंदुत्व और कट्टरवाद को लेकर, और आज आदित्य ठाकरे ने उस बात को भी सामने रखा। लेकिन आदित्य ठाकरे ने आज एक बड़ी अहम बात कही कि बी टीम बनकर काम कर रही है, बीजेपी की बी टीम बनकर काम कर रही है समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र के अंदर। जी देखिए शीतल जी, मैं लोकसभा चुनाव की बात करने से पहले ये बात रखना जरूर चाहूंगा मैं कि विचार की लड़ाई है आज के युग में। ठीक है, और विचार जब तक नहीं मिलेंगे तब तक आपका आचार और व्यवहार वैसा नहीं होगा। सेम इंडिया गठबंधन के साथ ऐसा ही हुआ।
आज अगर एनडीए भले ही स्टेक होल्डर है ज्यादा, लेकिन उसके विचार जो है, जितने भी इसके घटक दल है, सब एक विचार पे काम कर रहे हैं। इसी वजह से आज वो संगठित है। ये ऐसा नहीं कि इनके में टूट नहीं हो सकती, इनके में भी टूट हो सकती है। इंडिया गठबंधन में वो विचार नहीं है। कोई किधर जा रहा है, कोई किधर जा रहा है। कोई कह रहा है जी मैं तो साउथ में मजबूत हूँ, कोई कह रहा है जी मैं तो महाराष्ट्र में मजबूत हूँ, कोई कह रहा है जी मैं उत्तर प्रदेश में मजबूत हूँ। वो उत्तर प्रदेश की लड़ाई लड़ रहा है, कोई कहीं की लड़ाई लड़ रहा है। तो जो क्या उसमें क्षेत्रवाद जो नेतृत्व की जब हो कमी जाता है भी रहती है कि एक नेता हो, वो एक झोली में सभी दलों को एक साथ बांध कर रखे, या कॉमन मिनिमम प्रोग्राम एक तैयार हो, उस आधार पर सभी दलों को एक साथ पिरोया जा सके? क्या नेतृत्व की कमी यहां पर लग रही है? बिल्कुल। देखिए क्या होता है कि जब गठबंधन बनता है तो उसमें नेतृत्व बहुत मजबूत नेतृत्व की जरूरत पड़ती है। आप देखिए कि जब नीतीश कुमार ने इस तरीके का गठबंधन बनाया तो उन्हीं को किनारा क्यों किया गया? क्योंकि ऐसा लगा कि राहुल गांधी को बड़े नेता बनाना चाह रहे थे ये लोग, इंडिया गठबंधन बना के, लेकिन राहुल गांधी बड़े नेता नहीं बन पा रहे थे, क्योंकि वहां पे नीतीश कुमार की अपनी एक अलग स्टेक था कि नीतीश कुमार को संयोजक भी नहीं बनाया जा रहा था। तो वो एक समस्या थी नीतीश कुमार के साथ कि नीतीश कुमार ने समझा कि मैं ना इधर करूंगा, ना उधर करूंगा, ना घर का रहूंगा, ना घाट का रहूंगा। तो उन्होंने अपना किनारा ले लिया और जो है बिहार को मजबूत किया और जो है एनडीए गठबंधन के साथ उन्होंने काम किया। अब रही बात, देखिए ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्या दिक्कत है? देखिए ममता बनर्जी जी अगर चाहती इंडिया गठबंधन को बचाने के लिए तो वो आ सकती थी सामने, लेकिन उन्होंने भी किनारा किया। आप लोकसभा चुनाव में देखिए उन्होंने अपनी सीट पर लड़ाई लड़ी, वो अपनी सीट पर लड़ाई लड़े। उन्होंने कहा कि ये स्ट्रैटेजी है। वहीं पंजाब में देखिए, वहीं दिल्ली में देखिए। तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके से सिर्फ मोदी को हराने का एक प्लान था, जिसमें कि ये लोग असफल रहे, सफल नहीं हो पाए, इस वजह से ये था। लेकिन जो भी चुनाव होंगे, महाराष्ट्र के चुनाव की मैं बात करूं, जहां पे आदित्य ठाकरे कह रहे हैं कि जी बी टीम काम कर रही है। अरे कांग्रेस अगर बी टीम होती तो फिर ओवैसी को भी बी टीम आप कह रहे हैं। और रही बात, देखिए क्योंकि उनको समझ में आ गया शिवसेना को कि देखिए जो हमारा मेन जो एजेंडा था हिंदुत्व, वो हिंदुत्व ही खत्म हो गया हमारे एजेंडे से, शिवसेना ही खत्म हो गई। तो उस शिवसेना के एजेंडे को पिच करने के लिए, शिवसेना के एजेंडे को दोबारा से रिवाइज करने के लिए उन्होंने इस तरीके की बयानबाजी दे रहे हैं कि जी वो बी टीम थी, हम तो घर से हमारी बात है हिंदुत्व की, यहाँ से बात है, वहां से बात है। तो इस तरीके के बयान इसलिए दे रहे हैं ताकि वो अपने पार्टी को बचा सके, क्योंकि उनकी पार्टी भी खतरे में है। क्या शिवसेना उस आधार पर अपनी पार्टी के भविष्य को अगले 5 साल तक बचा पाएगी या आगे ले पाएगी, या उसके भी बाकी जो सहयोगी दल हैं जिसमें एनसीपी शरद पवार हैं या बाकी अन्य दल हैं, उनके साथ भी एक वैचारिक रूप से उनको एक जो समन्वय है वो बनाना पड़ेगा एक दूसरे के साथ वैचारिक रूप से? देखिए बड़ा मुश्किल होगा, बड़ा मुश्किल होगा शीतल जी, क्योंकि अभी जो चुनाव आने वाले हैं लोकल इनके, वहां पे देखने वाली बात होगी क्या गठबंधन बनता है। अगर गठबंधन नहीं बनेगा तो ये मान के चलिए कि इंडिया गठबंधन की वहीं खत्म हो जाता है। महाराष्ट्र के अंदर तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, क्योंकि अभी भी ही उनके पार्टी के अंदर विरोध चल रहा है कि एनसीपी अपनी चुनाव लड़ लड़ेगी, शरद पवार जी अलग लड़ेंगे, वहीं उद्धव ठाकरे जी अलग चुनाव लड़ेंगे। तो जाहिर सी बात है इसमें फायदा तो भाजपा को ही हो रहा है, भाजपा का तो बहुत बढ़िया फायदा हो रहा है। अगर आप दिल्ली के चुनाव देखिएगा, मैं ये भविष्य की बातें तो नहीं कह सकता, लेकिन ये मैं आज टीवी चैनल पे ये बात जरूर कह रहा हूँ कि अगर चुनाव कांग्रेस अलग लड़ेगी या आम आदमी पार्टी अलग लड़ेगी दिल्ली में, तो देख लीजिएगा भाजपा को इसका बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। वो तो सर संदीप जी, अरविंद केजरीवाल ने भी ऐलान कर दिया है अलग लड़ने का। क्या आपको अभी भी उम्मीद है हरियाणा के बाद कि दिल्ली के अंदर ये दोनों पार्टियां एक साथ चुनाव लड़ेंगी? बिल्कुल हो सकता है उम्मीद, क्योंकि शीतल जी देखिए बयानबाजी जरूर होती है, लेकिन जब बात जीत की होती है ना, तो वहां पे फिर ये बयानबाजी बहुत दूर तक चली जाती है और वहां पे गठबंधन बना भी सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन अब इस तरीके की बयानबाजी हो रही थी, तय ही मान के चलते हैं हम लोग कि इस तरीके का नहीं होगा। लेकिन अगर चुनाव अलग अलग लड़े सारी पार्टी, तो ये तय मान के चलिए कि भाजपा बहुत अच्छा करेगी, क्योंकि वहां पे उन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया है। क्योंकि भाजपा हमेशा 24 घंटे 24/7 चुनाव के मूड में रहती है और उसी चुनाव के मूड में वो काम कर रही है। ओके, मैं लौटूंगा संजय जी आपके पास, आपसे भी इसी बात पर जवाब लूंगा, क्योंकि आपने भी कुछ इशारा दिया था इस बात को लेकर। मैं आपकी भी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा, लेकिन फिलहाल वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का है, तुरंत लौटते हैं। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप अपना पसंदीदा डिबेट शो ललकार देख रहे हैं, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं इंडिया की दरार को लेकर, और इस दरार से किसे फायदा किसे नुकसान होगा। आने वाले समय में जब विधानसभा के चुनाव दिल्ली के अंदर और दिल्ली के बाद बिहार में भी अगले साल में चुनाव होने हैं, वहां पर किसको ये फायदा होगा किसको नुकसान होगा,
और अगर फिर से इंडिया गठबंधन को एक साथ जोड़ने की कवायद यहां से शुरू होती है तो क्या उसका भी फायदा होगा, या फिर इसी तरह से गठबंधन जो है वो उसके एक एक तार टूटते हुए नजर आएंगे। दो मेहमान हमारे साथ, खास मेहमान हैं संदीप जी और संजय जी हैं। संजय जी, आपसे मैं जवाब चाहूंगा संदीप जी की बात का, क्योंकि संदीप जी कह रहे हैं कि अभी भी मुमकिन है दिल्ली के अंदर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक मंच पर आकर चुनाव लड़ सकती है। हालांकि ये हरियाणा में देखने को नहीं मिला, वहां पर कांग्रेस को बड़ा नुकसान हुआ। क्या आपको लगता है कि दिल्ली में वाकई में ये दोनों गठबंधन एक साथ आकर चुनाव लड़ेंगे और इसका फायदा उन्हें होगा, और अगर नहीं आएंगे तो क्या वो फायदा सीधे सीधे बीजेपी के पास चले जाएगा? समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन से दिल्ली में बहुत फर्क नहीं पड़ेगा जी क्योंकि मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के हाँ, गठबंधन की बात हो रही थी सर। बिल्कुल हाँ। मैं आपकी बात वही, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का देखिए राजनीति में कोई परमानेंट दोस्त और दुश्मन नहीं होता, ये एक पिक्चर का डायलॉग है, वो बिल्कुल फिट है। तो वो अभी फरवरी में इलेक्शन है, तो अभी उनके पास पूरा महीना पड़ा है ये डिसाइड करने के लिए, रूठना और मनाना चलने के लिए। क्योंकि देखिए आम आदमी पार्टी और अगर कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो वोट शेयर की हम बात करें तो दोनों के वोट शेयर मिला के शायद और बेहतर प्रदर्शन होने के चांसेस रहेंगे। पर लोकसभा में जो हुआ उसके बाद मुझे नहीं लगता कि केजरीवाल जी को इस चीज की हिम्मत होगी कि हम फिर से साथ में जाएं। और केजरीवाल जी का एक अलग ही कॉन्फिडेंट है कि जब दिल्ली का स्टेट इलेक्शन होता है तो हम तो बहुत अच्छी जीत हासिल करते हैं, प्लस हमने बहुत सारा काम कर रखा है, उसके बेसिस पर हमारी सरकार रिपीट हो सकती है। तो इस वजह से हो सकता है कि वो कांग्रेस से दूरी बना के रखने में ही अपनी अच्छाई समझें और कांग्रेस से अलायंस ना ही करें। इनफैक्ट ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि कांग्रेस से अलायंस करके उनको कुछ खास बेनिफिट नहीं होने जा रहा है। बीजेपी का रहा सवाल, तो बीजेपी ने पिछले बार भी बहुत अच्छी मेहनत करी थी, इस बार भी वो पिछले 5 साल से मेहनत कर ही रहे हैं, दिख ही रहा है। तो दिल्ली की जनता ना, आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि दिल्ली की जनता ने क्लियर मैंडेट ना दिया। वो जिसको भी देती है ना बहुत भयंकर तरीके से क्लियर मैंडेट देती है। जब से दिल्ली का राज्य बना है और चुनाव हो रहे हैं, यहाँ ये कभी नहीं हुआ। तो देखिएगा, दिल्ली की जनता को अगर आम आदमी पार्टी से मन उकता गया होगा तो क्लियरली बीजेपी को जिता देगी। अब फिर वो कांग्रेस से अलायंस करे, सपा से अलायंस करे, किसी से अलायंस करे, उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। और अगर नहीं करना होगा दिल्ली की जनता को अपनी सरकार चेंज, तो फिर कोई इक्वेशन काम नहीं आएगा, आम आदमी पार्टी फिर से गवर्नमेंट रिपीट कर लेगी। तो वो बड़े इजीली कर लेगी और बड़े अच्छे नंबरों से करेगी। तो वो समय की बात है, पर हाँ चांसेस जरूर है। मैं ये कभी नहीं कहता कि राजनीति में आखिर बोले क्रिकेट की तरह ही है, आखिरी बॉल तक उम्मीद रहती है। जब तक कंप्लीट वो ना हो जाए तब तक उम्मीद रहेगी कि अलायंस हो सकता है, क्योंकि हर जगह अलायंस में चल ही रहे हैं। हर स्टेट में अलग इक्वेशन होता है, अलग अलग सिचुएशन होता है, अलग अलग टॉपिक होते हैं। उस टॉपिक को ध्यान में रखते हुए अलायंस हो सकता है, चांसेस उसके अभी भी है। कोई इम्पैक्ट इन चुनावों पर पड़ते हुए नजर आ सकता है जो इंडिया गठबंधन में अभी हो रहा है, या बिल्कुल भी दिल्ली में कोई इम्पैक्ट नहीं? देखिए, इंडिया गठबंधन एक जलता बुझता दिया है, वो हर जगह अलग अलग इक्वेशन, हर जगह अलग अलग हिसाब से चलता है। इंडिया गठबंधन एनडीए की तरह नहीं काम करता। मैंने उसका रीजन आपको बता दिया। एनडीए में एक बड़े भाई की भूमिका में एक बैठा हुआ है, इंडिया गठबंधन वो मिसिंग है। और सर एक गठबंधन नहीं, आप एक छोटा सा संस्था भी चला रहे होते हैं कि क्या वाकई में बिल्कुल आप संस्था चला रहे हो, तो हायरार्की बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अगर हायरार्की नहीं है ना, सब एक लेवल पर है, तो फिर वहां खिचड़ी पकेगी। अब संजय जी, ममता भी और साथ साथ अखिलेश यादव भी दावा ठोक रहे हैं, क्योंकि लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन किया है। अखिलेश यादव ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इतनी सीटें उन्हें मिलेंगी समाजवादी पार्टी को। अच्छा प्रदर्शन किया है, बिल्कुल। देखिए तो क्या वो भी ऑप्शन है? अभी देखिए, इंडिया गठबंधन में फिर अंधों में काना राजा वाली बात है। वहां कोई नहीं दावा कर सकता कि मैं बहुत बड़ा पैन इंडिया का सिकंदर हूं। सब अपने अपने स्टेट में अच्छा कर रहे हैं। अपने अपने स्टेट में अच्छा करने का मतलब ये कभी नहीं होता कि आप नेशनल लेवल पर चीजों को लीड कर सकते हैं। अगर आपको नेशनल लेवल पर लीड करना है तो आपको नेशनल लेवल पे परफॉर्मेंस दिखाना पड़ेगा। एटलीस्ट आपको 5, 7, 8, 10 स्टेट में अपना दबदबा दिखाना पड़ेगा कि इन जगहों पे मेरी प्रेजेंस है। एक स्टेट में प्रेजेंस करके अगर आप एक नेशनल लेवल के अलायंस को लीड करने की बात करते हैं तो फिर थोड़ा बचकाना लगता है। मुझे तो नहीं लगता कि कोई बहुत वो है। देखिए, राहुल गांधी कांग्रेस से पैन इंडिया के लीडर हैं, पर उनके अंदर वो स्पार्क मिसिंग है। वो एक पॉलिटिशियन जो कहते हैं ना, श्रूड पॉलिटिशियन जो होना चाहिए, जो मोदी जी हैं, जो योगी जी के अंदर दिखाई देता है, जो और भी कई नेताओं के अंदर दिखाता है, राहुल गांधी के अंदर नहीं दिखता। बहुत अच्छे इंसान है, लेकिन उनके अंदर वो जो पॉलिटिशियन वाले गुण होते हैं ना, वो मिसिंग है उनके अंदर। संजय जी, बीजेपी हिंदुस्तान में समा बदल चुका है, मौसम बदल चुका है, सिस्टम बदल चुका है। यहाँ राहुल गांधी को सर्वाइव करने के लिए ना बहुत जबरदस्त सीख की जरूरत है। उनको 6 महीने कहीं जाके किसी से सीखने की जरूरत है कि मैं क्या करूं कि वापिस, क्योंकि उनके विरासत में मिला हुआ है।
वो अगर सीख जाए ना 6 महीने में तो वो सब कुछ पलट सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। संजय जी, बीजेपी कह रही है कि जितने छेद हैं उतने मतभेद हैं इंडिया के अंदर, इंडिया गठबंधन के अंदर। और मुख्तार अब्बास नकवी कल एक बयान दे रहे थे, वो कह रहे थे कि भाई इनके लिए दिल्ली बहुत दूर है, सत्ता बहुत दूर है, इसलिए ये आपस में लड़ रहे हैं, सत्ता तक तो पहुंचेंगे नहीं, आपस में ही पद को लेकर लड़ना शुरू कर दिया है। लगातार संजय जी कांग्रेस को मिल रही हार, क्या वो भी एक मानसिक रूप से गठबंधन की हार है? क्योंकि कांग्रेस बड़े भाई के रूप में है, बड़ी पार्टी है, तो जाहिर सी बात है इम्पैक्ट कांग्रेस तो जहां भी हार रही है, देखिए कांग्रेस जहां भी हार रही है ना, उसके अपने निजी कारण है। कांग्रेस पार्टी अपने आप में ही अंदर से बहुत बिखरी हुई पार्टी है। अगर वो एकजुट होती किसी एक, जो इंडी गठबंधन की कमी है वो कांग्रेस की कमी है। जैसे इंडी गठबंधन को लीड करने वाला कोई नहीं है, वैसे कांग्रेस को लीड करने वाला कोई नहीं है। कोई एक लीडर जो होता है ना, जिसकी सोच, जिसके विचार, जिसकी स्ट्रेटेजी फॉलो करके लोग रिजल्ट लाते हैं, वो बंदा मिसिंग है। क्या हो रहा है, दिमाग ना लगाओ, चलने दो। एक बंदा जो फ्रंट से लीड करता है, जैसे कि हमारे बीजेपी में क्या है, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, इन दोनों की जोड़ी, एक सोचता है, दूसरा उसको इम्प्लीमेंट करता है, स्ट्रेटेजी बना के उस चीज को फॉलो करवाता है। ये संगठन में जो होना चाहिए, ये कांग्रेस के अंदर मिसिंग है, सेम इंडी गठबंधन के अंदर ही मिसिंग है। तो अगर कांग्रेस के अंदर ये हो जाता है तो कांग्रेस भी जहां जहां मजबूत है वहां अपने को वापस और मजबूती से खड़ी कर सकती थी। ठीक है, वो मिसिंग है तो नहीं कर पा रही। तो पैन इंडिया प्रेजेंस होने के बाद भी इंडी गठबंधन में उनका होल्ड नहीं है, और इंडी गठबंधन में तो किसी का होल्ड है ही नहीं। ओके। संदीप जी, मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा, क्या कांग्रेस की हार और कांग्रेस को लगातार जो हार मिल रही है, एक एक राज्य खो रहे हैं, जम्मू कश्मीर में सरकार में आए लेकिन सीटें सिर्फ 6 मिली, झारखंड के अंदर भी कुछ कमाल नहीं कर पाए, हालांकि सरकार में है, जेएमएम के कंधे पर बंदूक चली है, क्या अब उनके सहयोगी दल ये सोचने पर मजबूर हैं कि कांग्रेस की हार के साथ उनके सहयोगी दलों पर भी असर पड़ेगा? महाराष्ट्र में हमने देखा, क्योंकि कांग्रेस जब हार रहा है तो साथ साथ उनके जो सहयोगी दल हैं गठबंधन के अंदर, तो क्या सीधा सीधा असर है उनको, इसलिए वो अपनी कन्नी काट रहे हैं, अलग अलग हो रहे हैं, अलग अलग राह पकड़ ली है? बिल्कुल। देखिए, कांग्रेस के अंदर जैसे कि संजय जी कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात है कि जब तक कि नेतृत्व बदलेगा नहीं तब तक कांग्रेस की स्थिति नहीं बदलेगी। जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि प्रियंका गांधी को अब आगे आने की जरूरत है, लेकिन क्या है कि उनको वही है ना कि राहुल को नेता बनाना है। राहुल गांधी जी को नेता बनाने के लिए जो है पूरा कांग्रेस जो है जुट गया है, और पूरी कांग्रेस जो है सिमटती जा रही है। लेकिन क्या है कि उन्हीं को नेता बनाना है, इस वजह से कांग्रेस सिमटती जा रही है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ नेता के अंदर उस तरीके की क्वालिटी नहीं होती है, या उस तरीके की स्ट्रैटेजी नहीं होता है, या उस तरीके का प्रेजेंस नहीं होता है जिस तरीके से वो जनता के बीच में जाए और जनता को अट्रैक्ट कर सके, कार्यकर्ता को मोटिवेट कर सके, और इस तरीके का परफॉर्मेंस दे कि जो है अगले स्टेट के लिए या अगले केंद्र के लिए जो है एक अच्छा रिजल्ट के फॉर्म में आए। अब समस्या कहाँ है? समस्या है कि अगर मान लीजिए कोई बड़ा लीडर भी अगर कुछ काम करना भी चाहता है कांग्रेस के अंदर, या कोई ऐसा लीडर उभरना भी चाहता है तो उभरने नहीं देते। वहां के अंदर भी पॉलिटिक्स इतनी तगड़ी चल रही है, किसी न किसी को काटने के चक्कर में लगे हुए वहां के लोग, वहां के कार्यकर्ता खुद लगे, वहां के प्रदेश कार्यकारिणी से लेके राष्ट्रीय कार्यकारिणी तक की अंदर की यही स्थिति है। प्रॉब्लम एक और है, देखिए वहां पे एक चीज ये है कि मान लीजिए कुछ समय के लिए प्रियंका गांधी को आगे किया गया था, लेकिन क्या है कि ऐसा लगा कि प्रियंका गांधी लीड करने लगी है तो फिर उनको पीछे कर दिया गया। वहीं ज्योतिराज सिंधिया भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे थे, वो छोड़ के चले गए क्योंकि कांग्रेस में उनकी इसी तरीके से हाल थी। इस तरीके से गौरव वल्लभ थे और बहुत सारे ऐसे तमाम बड़े लीडर थे जो कांग्रेस के अंदर अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते थे, लेकिन क्या है कि उनको लीड करने की जब जरूरत पड़ी तो उनको पीछे कर दिया गया और राहुल गांधी को आगे कर दिया। तो कई बार ऐसी स्थिति होती है, तो नेतृत्व परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। क्या भाजपा में ऐसा नहीं होता? भाजपा में ऐसा हुआ था, भाजपा में नेतृत्व का परिवर्तन हुआ था, और नेतृत्व जब परिवर्तन हुआ और नया प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी को चुना गया, आज देखिए भाजपा किस स्थिति में है। तो कुल मिला के नेतृत्व का परिवर्तन होना या लीडरशिप का परिवर्तन होना बड़ा जरूरी है। और मुझे ऐसा लगता है कांग्रेस के अंदर अगर कुछ करना है, स्पार्क जगाना है, तो कांग्रेस में कुछ ऐसे लीडर को आना पड़ेगा आगे जिससे कांग्रेस की स्थिति परिस्थिति बदले। कांग्रेस के अंदर जी दोबारा पूछिएगा शीतल जी। क्या ये पारिवारिक दखल है, या हम कह सकते हैं कि एक ही परिवार है तो सीमित वहीं तक है, परिवार के बाहर नहीं जाना है? देखिए बिल्कुल वो परिवार के बाहर जा भी नहीं रहे हैं, यही समस्या है। वो चाहते तो ज्योतिराज सिंधिया को अगर आगे बढ़ाते तो आज तक कांग्रेस की स्थिति परिस्थिति कुछ और होती। देखिए आप जब भी आप उठा के देखिए लोकसभा के अंदर जिस तरीके से क्वेश्चन आंसर पूछते थे विपक्ष में रह के, और किस तरीके से जो है वो प्रश्नों का जवाब भी देते थे और प्रश्नों का जो है आके बाहर लड़ाई भी लड़ते थे। इस तरीके का मतलब एक स्ट्रैटेजी बनाते थे वो पूरे चुनाव के अंदर, या फिर लोकसभा के अंदर भी इस तरीके का स्ट्रैटेजी बनाते थे किस तरीके से हमें पूछना, पक्ष को किस तरीके से
है ना, तो वो जब तक कमी है, जब तक परिवारवाद की पार्टी रहेगी तब तक ऐसी समस्या होगी। मैं ये नहीं कहता कि परिवार से कोई अच्छा नेता नहीं हो सकता, लेकिन वो परिवारवाद में ही सीमित है, क्योंकि परिवारवाद के अंदर उनके अच्छा नेता नहीं है। मैं मानता हूँ प्रियंका गांधी बहुत अच्छा कर सकती है, वो एक तरीके से देखिए सबसे बड़ी बात कि वो उनके अंदर जो बात करने की क्षमता है, उनकी स्टाइल देखिए, बात करने की, काम करने की क्षमता उनकी अलग है बिल्कुल। तो उस तरीके के नेता को देखिए, आप जब यात्रा निकला था, इन्होंने यात्रा निकाला था, तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी की एक इमेज अच्छी हुई थी, लेकिन वो कन्वर्जन नहीं हो पाया। वो सीट कन्वर्जन की बात होती है, और वो एक अच्छा स्ट्रैटेजी मेकर ही कर सकता है। और मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस में एक नया बदलाव की जरूरत है, तभी जाके जो है इंडी गठबंधन भी संभल पाएगा, क्योंकि जब तक हम घर मजबूत नहीं रहेगा तब तक हम दूसरे के घर को नहीं मजबूत कर सकते। ठीक है, संजय जी आपसे बहुत महत्वपूर्ण मैं जानना चाहूंगा। देखिए, बीजेपी कहती है कि हम एक चुनाव खत्म करते हैं, जीतते हैं, हारते हैं, लेकिन अगले चुनाव की जो है वो तैयारी शुरू कर देते हैं, चाहे वो राज्यों का चुनाव हो या फिर लोकसभा का चुनाव हो। वो हमने देखा भी है। क्या आपको लगता है इंडिया गठबंधन अगर इसी तरह से टूटता रहा, या यही हाल रहा, या फिर कांग्रेस पार्टी का जो अपना निजी जो लगातार इस तरह की प्रदर्शन सामने आ रहा है, क्या आपको लगता है कि 2029 की राह बहुत ज्यादा आसान है इस गठबंधन के लिए या कांग्रेस के लिए? अगर नहीं है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? बहुत बहुत अर्ली है ये सवाल। ये 2029 के जो चुनाव की तैयारी 2028 में आपको दिखेगी उसकी तैयारी, और 2028 आते आते नई स्ट्रेटेजीज बनेंगी, आपको सब कुछ बदलाव दिख। देखिए और क्या तरीका है, इनको मिलके ही उनके अगेंस्ट लड़ना है। ये सोलो तो कोई किसी के बस की है नहीं। तो ये गठबंधन फिर से एक मंच पे खड़ा होगा, 2028 में खड़ा होगा, और वहां से फिर ये दिखाएंगे कि हम एक हैं, हम फलाने हैं, हम मिलके मोदी को हटाएंगे। फिर कहानियां गढ़ी जाएंगी कि आपका संविधान खतरे में है तो फलाना है, ढिमकना है। ये सारी कहानियां फिर से गढ़ी जाएंगी, नए नए सबूत छोड़े जाएंगे, सब होगा। बीजेपी को लगा है 2028 में, जो डेंट बीजेपी को लगा है 24 में, ऐसे ही चलेगा बिखराव। अपनी अपनी सब पर्सनल एजेंडा चलाएंगे अपने अपने स्टेट में। ठीक है, आपकी आवाज नहीं आई, फिर से बताइए संजय जी। जो डेंट बीजेपी को लगा है 2024 के लोकसभा चुनाव में, जाहिर सी बात है बीजेपी उसको सुधारना चाहेगी, और मोस्ट प्रोबेबली जो अभी नेचुरली जो अभी बन रहा है, क्या आपको लगता है कि चेहरा कोई अलग होगा बीजेपी की तरफ से अब 2029 में? हालांकि हम बहुत जल्द इस पर डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन जानना जरूरी है। मेरा तो मानना है कि जब तक मोदी जी हैं, मोदी जी की रिप्लेसमेंट कोई नहीं होने जा रही है। किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि मोदी जी को रिप्लेस करने की बात करे। ये जब आए थे तो 70 साल वाला फॉर्मूला लोग कह रहे हैं कि 70 साल मोदी जी का, 75 ईयर का जो फॉर्मूला है कि 75 साल का, कि मोदी जी 75 साल के हो जाएंगे उसके बाद क्या। पर आप देखिए, गौर कीजिएगा कभी भी कि जो आदमी किसी पार्टी का मेन लीडर होता है ना, जिसके नाम पे चुनाव चल रहा होता है, और ये आज से नहीं है, नेहरू के जमाने से है। नेहरू चेहरा, इंदिरा गांधी चेहरा, उसी तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी एक चेहरा थे। उसके बाद यूपीए की गवर्नमेंट जब बनी तो सोनिया गांधी एक चेहरा थी। कोई भी इसको डिनाई कर सकता है, बट मैं मानता हूं कि वो एक चेहरा थी, चाहे वो सिंपैथिक वेव रहा हो, चाहे इमोशनल वेव रहा हो, पर सोनिया गांधी एक चेहरा थी। भले वो पीएम नहीं बनी, जो भी वजह रही उसकी, वो एक अलग विषय है, पर वो सामने खड़े होकर फ्रंट से उसको देख के लोगों ने यूपीए 1 यूपीए 2 चलाया। उसके बाद आपके आडवाणी जी को बीजेपी जब नेतृत्व आडवाणी जी ने अपने हाथ में लिया, उसको लोगों ने नहीं एक्सेप्ट किया, तो बीजेपी गवर्नमेंट नहीं बना पाई। जैसे ही मोदी जी ने बीजेपी की कमान अपने हाथ में ली, लोगों ने हाथों हाथ लिया मोदी जी के नाम पे, चाहे फिर वो लोकसभा के इलेक्शन हो, राज्यों के इलेक्शन हो, सब उनके नाम पे लड़ जाते हैं। तो आप कैसे सोच लेते हैं कि मोदी जी को कह दिया जाएगा कि भैया आपके 75 साल हो गया, आप निकल लो, बीजेपी तो अनाथ हो जाएगी 2 मिनट के अंदर। ठीक है, मोदी जी के जाने के बाद कोई एक ऐसा चेहरा खड़ा होना चाहिए जिसके दम पर फिर बीजेपी आगे बढ़ सके। तो वो सिलसिला जब तक नहीं बनेगा ना, तब तक ये मैं नहीं मानता कि मोदी जी कहीं जा रहे हैं। ठीक है सर। संदीप जी, आखिरी कमेंट आपसे लूंगा, थोड़ा कम समय है, आप जरा कंक्लूड करिएगा। जी देखिए, मेरा मानना है कि 2029 को अगर हम ध्यान में रखें तो ऐसा नहीं है भाजपा के अंदर, देखिए फैक्ट्री है एक तरीके से पॉलिटिशियन की, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम लोग संघ से आते हैं और संघ का काम ही है व्यक्तित्व का निर्माण करना। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे ऐसे, आप देखिए कि बहुत सारे ऐसे सीएम, जैसे मोदी जी का टाइम था कि मोदी जी जब सीएम थे तो एक फेमस सीएम थे, उसी तरीके से बहुत सारे सीएम ऐसे फेमस हो रहे हैं, और आने वाले भविष्य में संदीप जी कुछ नाम भी बताइएगा, उनका बदलाव, कुछ नाम भी बताइएगा जरा। जैसे कि मुझे ऐसा लगता है कि योगी जी का नाम बहुत
तेजी से चल रहा है, हेमंत बिश्व शर्मा भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, और देवेंद्र फडणवीस को भी नहीं हम पीछे भूल सकते, उनका भी नाम भी हम बहुत तेजी से जा रहा है। तो ये जो कुछ लोग हैं जो आने वाले भविष्य में और भी हो सकता है कुछ ऐसे लोग आए सामने जो कल को भविष्य के लिए पीएम के लिए भी तैयार हो सकते हैं। तो ऐसा हम पीछे नहीं मुड़ सकते कि नहीं, क्योंकि मोदी जी ने जो कहा है वो अपने बातों पे अटल रहने वाले व्यक्ति हैं। तो हो सकता है 2029 में उनके नाम पे जरूर चुनाव लड़ा जाए, लेकिन नेतृत्व परिवर्तन जरूर होगा, ये तय है। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, संदीप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और संजय जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने महत्वपूर्ण और बहुमूल्य समय हमारे साथ साझा किए हैं। और देखिए आज किस तरह से दो एक्सपर्ट्स हमारे साथ बने हुए थे, राजनीतिक विश्लेषक थे जो राजनीति को गहराई से जानते हैं, राजनीति को गहराई से देखते हैं, राजनीति का विश्लेषण गहराई से होता है। आज ये डिस्कस करना टॉपिक इसलिए भी महत्वपूर्ण था कि इंडिया गठबंधन के बीच जो खटास देखने को मिल रही है उसका परिणाम गठबंधन को कितना सहना पड़ेगा, उसका कितना असर उस पर पड़ेगा, और एक एक राज्य जो कांग्रेस हार रही है उससे बाकी जो सहयोगी दल हैं वो क्या उसी वजह से दरकिनार कांग्रेस को कर रहे हैं, ये तमाम विषय हैं। दूसरी तरफ इसका सीधा फायदा जो है वो बीजेपी और बीजेपी के सहयोगी दलों को भी हो सकता है। ललकार में आज के लिए फिलहाल इतना ही, कल फिर इसी समय हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।